Question number 67 है In an electric circuit, a wire of resistance 10 ohm is used. If this wire is stretched to double of its original value, the current in the circuit would become. मान लेते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और इसकी जो वैल्यू है रजिस्टर की वो है 10 ओम. लेट इसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन में एरिया. जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर और एरिया पर दोनों पर डिपेंड करता है. रेसिस्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल सेम रहेगी अगर आप लेंथ और एरिया चेंज भी कर दो. तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं उसको. तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है रेसिस्टिविटी. तो होगा ये कि जब आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो इसकी जो नई लेंथ है, लेट मैं उसको L डैश बोल रहा हूँ, वो 2 टाइम्स है ओरिजिनल के. बोला ना, सो दैट डबल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. लेकिन जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, देखो जब आप किसी मोटे वायर को खींच रहे हो तो वो पतला हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक रबड़ बैंड है तो उस रबड़ बैंड को आप जितना स्ट्रेच करोगे आप देखोगे वो उतना पतला होता जाएगा. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग लेंथ देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गेट डिक्रीजेस. लेकिन जो उसकी वॉल्यूम होगी, मतलब इस मटेरियल की जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट होगी. तो उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि नया एरिया कितना हो जाएगा और फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम नया रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. देखो बेसिक पॉइंट क्या है कि जो वॉल्यूम होगी दोनों ही केस में वो इक्वल होगी. तो मैं कह सकता हूँ V1 विल बी इक्वल टू V2. तो A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा इसका. मान लो तो इस तरह का एरिया इंटू लेंथ, तो वो बराबर होगा A डैश इंटू L डैश के. तो जो नया एरिया होगा A डैश वो होगा AL अपॉन में L डैश. L डैश तो हमें पता ही कितना है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो नया एरिया होगा AL. देखो L डैश कितना है, 2L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा. तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है नया वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा. A डैश कितना हो जाएगा, A अपॉन में 2. अब जो नया रेजिस्टेंस है वो कैसे लिखेंगे, तो देखो R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन में एरिया नया वाला. सो R डैश विल बी इक्वल टू रो, नई जो लेंथ है उसको हम 2L लिखेंगे और जो नया वो एरिया है वो A बाय 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा. सो R डैश विल बी इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ रो L अपॉन में एरिया. ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो R डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4 और ये रो L अपॉन में एरिया. अब रो L अपॉन में एरिया तो हमें पता है क्या है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था. तो आप ये देखिए जब आपने वायर की लेंथ को स्ट्रेच किया है, मतलब लेंथ को इंक्रीज किया है, तो लेंथ के इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है, हालांकि एरिया कम हुआ है. तो जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि जो नया नया रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के 4 गुना हो गया है. अब जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वो फैक्टर जो करंट को फ्लो होने से रोके, जो चार्ज को फ्लो होने से रोके. तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये बात तो श्योर है कि जो करंट है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तो डिक्रीज होगा मतलब इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज ही होगा, ना तो 4 गुना होगा ना डबल होगा. अब देखिए आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर. यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम ही होगा, हालांकि दिया नहीं है, बट इवन कि क्योंकि यहाँ पर पूछा गया करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट एक्चुअली इनवर्सली डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर. तो आप ये देखिए जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो गया है, वो इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स. तो इस हिसाब से जो नया मतलब कि नया करंट होगा वो जितना भी पहले रहा होगा उसका 1/4 हो जाएगा. कैसे, देखो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि दोनों केस में वोल्टेज कांस्टेंट रही होगी, तो I इंटू आर बराबर होगा I डैश इंटू आर डैश के. तो I इंटू आर, I डैश पता करना है, R डैश कितना है 4R है, तो R से R कैंसिल कर दो, यहाँ पर ये R है, R से R कैंसिल करा तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, I अपॉन में 4. तो इसका मतलब ये है कि जो नया करंट होगा, इसमें करंट पूछा था ना, जो नया करंट होगा वो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के. अगर रेजिस्टेंस के बारे में पूछते तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा.